देखिए सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अभी आपका एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है यूनिट्स, डायमेंशन, इरर एंड मेजरमेंट। यूनिट्स का मतलब पहले ही बता चुके हैं, इकाई होता है। डायमेंशन, इरर मतलब होता है त्रुटि। तुमको पता है ना, फिजिक्स में बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, बहुत सारे चीजों का आविष्कार करते हैं, बहुत सारे खोज करते हैं, बहुत सारे नियम बनाते हैं, बहुत सारे फार्मूला लाते हैं, है ना। तो उसमें उसके इस करने के दौरान उसको बहुत सारा गलती भी होता है, इरर। उसी को क्या कहते हैं, इरर। उस इरर को सुधारेंगे कैसे, चैप्टर में पढ़ेंगे। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को फिजिक्स में हम लोग मापते कैसे, है ना, मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो भी सीखेंगे इस चैप्टर में। आपको बता दें जानकारी के लिए, जो भी नए स्टूडेंट है क्लास 11 के, इससे पहले 2 चैप्टर आपको यहाँ पे इस कोचिंग में सक्सेस सीक्रेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया गया है फिजिक्स के अंदर। पहला चैप्टर हमने पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स। हम बताए थे बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा फिजिक्स के अंदर, तो आपको 11वीं और 12वीं में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद पढ़ाए थे आपको फिजिकल वर्ल्ड, है ना, थ्योरेटिकल चैप्टर। 2 चैप्टर था, जिसका किसी स्टूडेंट का किसी कारण से ये 2 चैप्टर छूटा है तो आपको नोट्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा, अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगा के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो चैप्टर आता है उसका नाम है यूनिट्स, डायमेंशन, और इस चैप्टर में हमने 2-3 क्लास पढ़ा चुके हैं। तो जो पिछले 3-4 क्लास हमने पढ़ाया है, अगर आपको किसी कारण से क्लास छूटा हुआ है तो आप यूट्यूब पे विजिट कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए जेपी महतो करके, चैनल खुलेगा, उसका वीडियो देख लीजिएगा। यूनिट डायमेंशन का पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया गया है, और आज भी आपको क्लियर आएगा, दिखेगा भी बढ़िया से, है ना। उसमें जितने चीज हमने पीछे पढ़ा है उसको एक शॉर्ट में थोड़ा समझा दे रहे कि पीछे क्या क्या पढ़ा है, ताकि जो नए स्टूडेंट है उसको समझ में आए। चैप्टर का शुरुआत की तो सबसे पहले बताए थे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं किसको, है ना जी। भौतिक राशि किसको बोलते हैं, ऐसा राशि जिसको हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, माप सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। हम लोग बताते हैं कि भौतिक राशि को अलग अलग तरीके से हम लोग बांटते हैं। पहला तरीका बताए थे कि देखो भौतिक राशि को 2 भाग में पहले बांटे थे। एक को बोले थे स्केलर क्वांटिटी, एक को क्या बोलते हैं, जिसको स्केलर क्वांटिटी को नहीं बोलते आदिश राशि, क्या बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं सदिश राशि। ये आपने 9वां क्लास में ही पढ़ा होगा। और हमने बताया था स्केलर क्वांटिटी यानी आदिश राशि का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब वैल्यू हो, जिसका मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है। तो ये जो मान वाला जो क्वांटिटी होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मान आता है, उसको क्या बोलते हैं जी, स्केलर। क्या बोलते हैं। और 2 स्केलर क्वांटिटी को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग। कैसे, जैसा कि आपने मैथ में बचपन से पढ़ा है, किसी भी चीज को जोड़ते कैसे, घटाते, मैथ में पढ़े हो ना। उसी तरह 2 स्केलर क्वांटिटी को आपस में हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जल्दी समझाएंगे, घटाएंगे, गुना कर सकते हैं, समझा रहा। तुमसे पूछेगा स्केलर क्वांटिटी आदिश राशि का कुछ उदाहरण दीजिए। जैसा सबसे पहले लिखाए थे डिस्टेंस, क्या लिखाए थे, जिसको हिंदी में दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी भी क्या होता है, इस तरह का स्केलर क्वांटिटी आदिश राशि। स्पीड, जिसको चाल बोलते हैं, ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तुमको और क्या क्या बताए थे, मास, द्रव्यमान, ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ, जिसको बोलते हैं समय, ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत सारे क्वांटिटी है ऐसे फिजिक्स में जिसको हम स्केलर बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वैल्यू का, उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एक क्वांटिटी ऐसा होता है जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को जिसको हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। ऐसा फिजिक्स का ऐसा क्वांटिटी जिसमें क्या क्या चीज का जरूरत, क्या क्या चीज आता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आता हो। क्या चीज आता होगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, मतलब उसमें मान भी लेते हैं और दिशा भी लेते हैं। जैसे फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे बल क्या होता है, किसी भी चीज पे खींचते हैं या किसी चीज को धकेलते हैं, किसी चीज को खींचे, किसी चीज को धकेले, तो क्या लगता है, बल लगता है। क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया होगा कि बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो देखो बल जो होता है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे टेबल को हम इसे खींच रहे हैं, मान लो इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स, उधर से भी एक आदमी खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स से। तो हम जो इधर 5 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं, तो पूछेगा कितना फोर्स हम लगा रहे हैं इस टेबल पे, तो हम बोलेंगे 5 न्यूटन। खाली इतना कहेंगे उससे काम नहीं चलेगा। हम 5 न्यूटन जो लगा रहे हैं किस दिशा में लगा रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो होता है बल वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि, इसमें दिशा का भी जरूरत पड़ता है। मान के साथ 5 न्यूटन उसका मान हो गया, लेकिन दिशा भी तो चाहिए। पूरब में है कि लग रहा है कि पश्चिम में लग रहा है कि उत्तर में लग रहा है कि दक्षिण में लग रहा है। इधर लगा रहा है 10 न्यूटन एक आदमी फोर्स, तो वो किस डायरेक्शन में लिख रहा है। खाली 10 न्यूटन से काम नहीं चलेगा मान से, इसमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है मैग्नीट्यूड के अलावा, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण में क्या क्या लिखा है, जैसे वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने 9वां क्लास में पढ़ा होगा। वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। वेलोसिटी भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है।
और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट विस्थापन वो भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में ना। फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है ना। दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं वेक्टर, लेकिन जैसा तुमने मैथ में पढ़ा वैसा नहीं। जैसे 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 होता है, 4 में 4 जोड़ दिए तो 8 होता है। ये हम सिर्फ स्केलर में कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो देखो F1 वेक्टर फोर्स, पहला फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। दूसरा फोर्स किसी बॉडी पे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, कितना लग रहा है तो बताओ टोटल फोर्स कितना बॉडी पे लगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर 5 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन 15 न्यूटन, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है वेक्टर, और दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना करते हैं भाग, इसके लिए एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर के बाद ये यूनिट डायमेंशन में चैप्टर खत्म होगा ना, इसके जस्ट बाद एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है वेक्टर। चैप्टर का नाम है वेक्टर, क्या नाम है इस चैप्टर खत्म होने के बाद एक चैप्टर तुमको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर का नाम क्या है वेक्टर। वहां पे आपको हम सिखाएंगे फिजिक्स में कि दो वेक्टर क्वांटिटी को, दो सदिश राशि को आपस में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं। वो नया चीज है आपके लिए, 10वां तक आपने कभी नहीं सुना है सब चीज, 11वीं में पहली बार, तो तब आपको वो चीज पता चलेगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए पीछे पढ़ाया, और भी पीछे क्या क्या पढ़ाए थे, पीछे में पढ़ाए थे कि आपको दो तरह का और क्वांटिटी होता है, बोलते हैं फंडामेंटल, एक बोलते हैं डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ऐसा क्वांटिटी जो किसी पे निर्भर नहीं करता है, जो स्वतंत्र हो, क्या हो जो स्वतंत्र हो, जो किसी पे निर्भर ना करो, वो क्या कहलाता है फंडामेंटल। और फिजिक्स में तुमको पीछे फिजिक्स में तुमको पता होगा टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं 7, कितने होते हैं तुमको हम कॉपी में लिखाए भी हुए थे कि सबसे पीछे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी लंबाई लिखाए थे, लेंथ याद है, उसका SI मात्रा क्या लिखाए थे मीटर, दूसरा क्या लिखाए थे टाइम जिसको समय बोलते हैं, SI मात्रा क्या होता है सेकंड, तीसरा क्या लिखाए थे करंट, करंट को जिसको विद्युत धारा बोलते हैं उसका SI मात्रा क्या होता है एम्पियर, फिर क्या लिखा है टेम्परेचर जिसको हिंदी में बोलते हैं तापमान, SI मात्रा क्या होता है केल्विन, फिर लिखा है लुमिनस इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, उसका SI मात्रा क्या होता है कैंडेला, फिर लिखा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI मात्रा क्या होता है मोल, है ना। ऐसे ही टोटल 7 क्वांटिटी आपको फंडामेंटल कहलाते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। इसको छोड़ के बाकी जितना भी दुनिया में क्वांटिटी देखते हो वो सारे के सारे डिराइव होते हैं। क्या होते हैं डिराइव का मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल की मदद से ही निकला हुआ है, समझना ना। इसको छोड़ दो बाकी सब डिराइव, जैसे फोर्स क्या है डिराइव है, वेलोसिटी क्या है डिराइव है, स्पीड क्या है डिराइव है, क्योंकि 7 के अंदर आता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद तुमको पढ़ाए थे कि यूनिट्स को मेजर करने के 4 सिस्टम है। यूनिट्स को मेजर करने के कितना सिस्टम बताए थे 4। सबसे पहला बताए थे FPS, क्या बताए थे जी FPS को बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। क्या बताए थे, तुम पढ़े हो पहले ना, पहले हिंदी में पढ़े थे ना, तो याद तो थोड़ा आ रहा होगा, तुम्हारे टीचर भी पढ़ाए होंगे। देखो FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। क्या होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तुमको बताए थे 3 तो फंडामेंटल क्वांटिटी, तुम छोड़ो बाद में घर पे देखना, 3 तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और फुट पाउंड सेकंड में लंबाई का यूनिट क्या होता है फुट होता है, क्या होता है मास, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है पाउंड, क्या होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है FPS में सेकंड। और तुमको कुछ रिलेशन भी बताते बोले तो 1 फीट कहते हैं किसको, 1 फुट या 1 फीट किसको कहते हैं, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, यानी 1 फीट में 12 इंच। और तुम्हें बचपन से पढ़ाया गया कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो बताओ 12 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, 2.54 गुना 12। जब 2.54 को 12 से गुना करोगे तो इसका मान आता है 30.48, कितना आता है 30, यानी 12 इंच बराबर 1 फुट और 1 इंच बराबर 2.5, यानी 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर, यानी 1 फुट में कितना सेंटीमीटर 30.48। ये पहले लिखा चुके हैं। फिर तुमको बताते हैं मास का यूनिट क्या होता है द्रव्यमान पौंड FPS में। 1 पौंड किसको बोलते हैं, 1 पौंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। और पौंड को किससे लिखते हैं LB, क्या चीज से लिखते हैं जी, पौंड को फिजिक्स में कैसे लिखा जाता है LB से, क्या चीज से लिखा जाता है, पौंड का जो सिंबल होता है चिन्ह उसको LB बोलते हैं। तो FPS का कहानी खत्म। उसके बाद तुमको क्या पढ़ाते हैं CGS सिस्टम, क्या पढ़ाते हैं, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं CGS पद्धति, क्या बोलते हैं, 9वां क्लास का बुक खोलोगे भारतीय भवन का बिहार बोर्ड का, उसमें लिखा CGS पद्धति, FPS पद्धति लिखा रहता ना, FPS पद्धति, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति जो होता है CGS सिस्टम, उसमें 3 तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम। लंबाई को क्या चीज मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को क्या चीज मेजर करते हैं द्रव्यमान को ग्राम में, और समय का तो सेकंड ही होता है। और तुमको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, समझ में आ रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा सिस्टम बताए थे
MKS क्या बताते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। उसमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ध्यान दो इधर, मास, लेंथ और टाइम। MKS सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ का क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड। यही ना बताते हैं। लास्ट में बताते हैं SI सिस्टम, क्या बताते हैं, SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। SI सिस्टम में तुमको बताते हैं उसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आते हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आते हैं। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल, याद है। प्लेन एंगल को किस क्या यूनिट होता है, रेडियन, क्या होता है, और सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होता है, स्टेरेडियन, क्या होता है, ये सब बताते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ कुछ क्वांटिटी बताते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, जैसे एक बताते लाइट ईयर, क्या बोले थे, लाइट ईयर। कई बार परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन है कि लाइट ईयर किस चीज का प्रैक्टिकल यूनिट होता है, डिस्टेंस का। जब तुमको हम किताब खरीदवाएंगे ना तो क्वेश्चन लाइट ईयर कॉपी में लिखवा चुके हैं, वीडियो में भी देख लेना। लाइट ईयर इज द यूनिट, इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का एक प्रैक्टिकल यूनिट कहलाता है। कई बार ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। जब तुम बुक बनाने बैठोगे ना, आपको इस चैप्टर से तुमको सवाल बनाना पड़ेगा, हर जो भी बुक खरीदवाएंगे तो खटाखट बनेगा एक सवाल, जो हम बता रहे हैं कि उसी से आएगा सारा। ये तो कई बार आया हुआ, देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, हजारों बार इस पे सवाल पूछा होगा, हर साल इस चीज से पूछता है सवाल, इसी फॉर्मूला से, समझा। जिसको आता है खटाखट बना देता है। जो भी चीज तुमको फॉर्मूला आएगा परीक्षा में, कोई भी चीज सवाल आएगा, वो सारा का सारा तुमको हम क्लास में डिस्कस कर देंगे, एक एक क्वेश्चन कॉपी से ही बन जाएगा, समझा ना। देखिए तो ये चीज हम पीछे क्लास में पढ़ाए थे। अब देखिए आज का क्लास, हाँ पिछले क्लास में एक और चीज पढ़ाए थे, यूनिट्स का कहानी, यूनिट्स का कहानी जब खत्म किए थे, यूनिट्स का कहानी जब खत्म किए थे, उसके बाद शुरू किए थे डायमेंशन। क्या शुरू किए थे, जस्ट पीछे वाला, आज के जस्ट पीछे वाला क्लास में शुरू किए थे डायमेंशन। वहां पे 3 टर्म हम इस्तेमाल किए थे। एक डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल इक्वेशन किसको बोलते हैं, 3 चीज बताए थे। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। जैसे तुम्हारा अभी कॉलेज का परीक्षा देने जाओगे ना, और इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो डायमेंशन में 4-5 क्वेश्चन पक्का देगा कॉलेज वाला परीक्षा में। तो डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन जो हम आपको पिछले क्लास में समझा चुके हैं, उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझा रहे, सभी स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए परीक्षा में तुमसे पूछेगा फोर्स, फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल, फोर्स का डायमेंशन निकालिए। क्या पूछेगा, फोर्स का डायमेंशन बताइए कितना होता है। तो कभी भी किसी भी फिजिक्स में, देखिए फिजिक्स में 11वीं क्लास में जितना भी चैप्टर पढ़ोगे, अगला साल 12वीं में जाओगे, 12वीं में इतना चैप्टर पढ़ोगे, हर चैप्टर में तुमको फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, फिजिक्स पूरा का पूरा मैथ से जुड़ा होता है, और फिजिक्स के हर चैप्टर में फॉर्मूला आएगा। और जिस विद्यार्थी, जब ये तुम 2 साल फिजिक्स पढ़ लोगे तो तुमको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। और जब ये तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला याद है तो तुमको कोई चीज का डायमेंशन बोलेगा पूछने, आप आराम से बना दोगे। लेकिन अभी तो तुम चैप्टर पढ़े नहीं हो, अभी तो तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला है नहीं, तो इस चैप्टर में जितना भी डायमेंशन पूछा जाता है पूरे 2 साल से, इसमें सारे फॉर्मूला हम लिखाएंगे इस चैप्टर में। पूरा 2 साल के चैप्टर में जितना भी चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें कौन कौन फॉर्मूला आता है जिससे हर साल सवाल आता है, तो डायमेंशन निकालना सिखाएंगे। जिस विद्यार्थी, किसी को भी डायमेंशन तब आएगा जब उस चीज का फॉर्मूला पता रहेगा। क्या पता रहेगा, फॉर्मूला पता है, 1 सेकंड के अंदर तुम डायमेंशन बना दोगे। जैसे तुमसे पूछ रहे परीक्षा में कि फोर्स का डायमेंशन निकालिए, करेंगे फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिजिक्स में तो फोर्स का हजारों वो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वो सबसे आसान होगा। क्या होगा, तो फोर्स का सबसे आसान फॉर्मूला होता है F=ma। ये तुम 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये सबसे आसान फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके देखिए हम डायमेंशन 2 सेकंड में निकाल देंगे। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए डायमेंशन में 3 चीज लिखते हैं, एक m लिखते हैं, l लिखते हैं और t लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, MLT, और इसको बड़ा ब्रैकेट में से घेर देते हैं, ठीक है। और जिसका जो पावर होता है उसके ऊपर लिख दिया जाता है। बताओ इसके फॉर्मूला में m आया, मास है ना, मास आया, तो मास को ऐसे लिख दो। मास के पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। अच्छा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टा समय। क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम, a को v बाय t लिख सकते हैं। इसको देखो फिर से फॉर्मूला को तोड़ते हैं। हाँ, v को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी यानी वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। वेग बराबर क्या होता है, तो v की जगह हम डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम लिख दें। पहले से एक बार टाइम है तो टाइम गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो m है मास, मास ऐसे लिखे, मास की पावर 1। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन मतलब लंबाई। क्या होता है, और लंबाई मतलब लेंथ, तो लेंथ के पावर कितना हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, और नीचे में देखो टाइम है, टाइम 2 बार गुना किया है
तो टी गुना टी टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसके पावर कितना माइनस हो जाएगा, -2, यानी ये देखो इधर, हाँ -2 हो जाएगा। तो देखो ये जो चीज आया, ये जो चीज आया ये किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का। किसका डायमेंशन हो गया, यही परीक्षा में हुआ, यानी फोर्स का जो डायमेंशन, देखो ये जो चीज पूरा लिखा है ना, इस पूरे चीज को मिला के बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूला, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आप तुमसे पूछेगा इसमें फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है, जितना उसका पावर है, कितना है मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन कितना है, टाइम का डायमेंशन कितना है, -2, यही हो गया डायमेंशन। डायमेंशन मतलब उसका पावर, डायमेंशन मतलब उसका पावर। जैसे फोर्स का में मास का डायमेंशन 1 हुआ, लेंथ का डायमेंशन कितना हुआ 1, और टाइम का डायमेंशन क्या हुआ -2। ये पूरा जो ब्रैकेट के साथ जो चीज लिख रहे हैं वो क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन समझ में आया, -2 देखो यहाँ पे नीचे में टी है ना 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, नीचे में टी स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो टी -2 नहीं होगा, तो वही ऊपर में लिखे पावर। समझ में आ रहा, तो ये डायमेंशन फार्मूला, ये पावर हो गया डायमेंशन। एक टर्म और इसमें यूज होता है, तो उसको बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। और डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है उसको था देखते हैं। डायमेंशन देखो, जैसे देखो ये बड़ा लिखे हो ना, ये लिखे हो, इस एफ को ऐसे बड़ा ब्रैकेट में लिख सकते हो ना, एफ को भी बड़ा ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इधर जो चीज लिखा है इसको बड़ा ब्रैकेट में लिख दो, m1 l1 t-2। तो ये जो एक इक्वेशन नहीं बन गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड LHS RHS, ये क्योंकि इक्वेशन बन गया ना, किसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। ये पिछले क्लास में लिखा चुके हैं। डायमेंशनल इक्वेशन मतलब हुआ समीकरण। समझ में, आप देखो पिछले क्लास का कंसेप्ट क्लियर। अब उसके बाद देखो आज के क्लास, अब आज का देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टार मार्क करके, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो डायमेंशन हम पढ़े थे पिछले क्लास में, इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक, डायमेंशनल एनालिसिस में, तो डायमेंशनल एनालिसिस को हम फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सबसे पहला इस्तेमाल देखो, ये पहला इस्तेमाल ये हम पहले भी बता चुके हैं, जिनको पढ़ा चुके हैं, ये वाला जो लिखे हैं, इस पे क्वेश्चन भी करवाए थे। देखो पहला इस्तेमाल है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अदर। तुमको पिछले क्लास में इस बताया हुआ 2-3 क्लास पहले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदलते हैं। जैसे देखो तुमको मान लो फोर्स है MKS सिस्टम है, किसमें है, MKS। तो बोलेगा बताओ फोर्स का मान CGS में कितना होगा। 4 सिस्टम है ना, FPS, MKS, SI है ना, ये सब और CGS। तो चारों सिस्टम, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे बदलते हैं, उसमें ये चीज तुमको काम आएगा। ये हर बार पूछता है परीक्षा में, समझा। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कैसे बदलता है। अभी एक सवाल हम पहले कराए हुए हैं क्लास में, वीडियो देख लेना। और एक सवाल देखो ये वाला है, इसी टाइप का सवाल पूछता है परीक्षा में, वो फार्मूला यूज होता है। देखो बहुत आसान है, देखो ध्यान दो, कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। तुमको बताए थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है जी, जब भी मेजर करते हैं ना किसी मेजरमेंट में, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या लिया जाता है, कांस्टेंट। क्या लिया जाता है, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिखाए थे, किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड में फिजिकल क्वांटिटी का किसके बराबर होता है। देखो क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मान, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, उसको n से रिप्रेजेंट किया और गुना किससे कर देते हैं, यूनिट से। किससे कर देते हैं, यूनिट मतलब इकाई, मतलब मीटर है कि सेंटीमीटर है कि क्या है। ठीक है, तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया जी, न्यूमेरिक वैल्यू गुना यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू गुना यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब n, जिसको यूनिट मतलब क्या हुआ u। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, कांस्टेंट। जैसे मान लो पहला सिस्टम लिए, मान लो कोई भी सिस्टम लिए, मान लो MKS सिस्टम, मान लो कुछ यूनिट है, तो उसका पहला सिस्टम में उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या ले लिया, मान लो N1। दूसरे सिस्टम में, अच्छा सॉरी, पहले सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू कितना ले लिया, N1। उसी पहले सिस्टम में यूनिट्स क्या है, U1। तो N1 गुना U1 हुआ। और दूसरे सिस्टम में मान लो उसका मैग्नीट्यूड है N2, यूनिट्स क्या है, U2। तो तुमको बताया पहला सिस्टम हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, सब में मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना होगा। तो यानी N1 U1 किसके बराबर हो गया, N2 U2 किसके बराबर हो गया, यही किसके बराबर होगा, N3 U3 किसके बराबर होगा, यही किसके बराबर होगा, N4 U4, N4 U4, N5 U5। समझ में आ रहा है, तो ये बराबर होता है। बस यही फॉर्मूला, ये समझ में आ गया। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे लिखा इफ ए क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, मान लो किसी क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M के पावर A, L के पावर B, T के पावर C।
जहाँ पे ए क्या है उसका डायमेंशन निकाल लेंगे, देखेंगे क्या पावर आता है। लेंथ के पावर मान लो बी है, टाइम के पावर सी है ना। तो अगर मान लो किसी क्वांटिटी का रिप्रेजेंट किया जाता है एम के पावर ए से, एल के पावर बी से, टी के पावर सी से, तब उस केस में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। क्या फार्मूला होगा? देखो ये फार्मूला समझ में आया, N1 U1 = N2 तो इसी फार्मूला को देखो उसमें कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो N2 निकालना हो, यहाँ से क्या निकालना हो, यहाँ से क्या निकालना हो, तो देखो N2 निकालना हो तो इसको नहीं लिख सकते हैं N1 U2 को पीछे इस साइड भेज दो, तो ना U2 को इस साइड भेज देते हैं, N1 U1 बटा U2 होगा ऐसे, देखो ना, हो नहीं, N2 बराबर क्या होगा N1 है ना, U2 को नीचे भेजो तो क्या होगा N1 गुणा U1 बटा U2। इसी फार्मूला को ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं, देखो ना इधर लिख सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल देखो वहां किए, N2 देखो N2 है बराबर क्या लिखा हुआ N1 बराबर N1, और देखो U1 बटा U2 है ना लिखा हुआ। और देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब U1 बटा U2, U1 मतलब हुआ पहले सिस्टम का यूनिट्स, समझा, सॉरी हाँ पहले सिस्टम का यूनिट्स बटा दूसरे सिस्टम का यूनिट्स, ठीक है। तो देखो इसको बराबर कर देंगे, देखो N2 बराबर क्या हुआ N1, हाँ देखो U1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, तीन ठो चीज है इसमें, एक मास है, लेंथ है और टाइम है, तीनों को अलग अलग लिखेंगे U1 बटा U2 के टर्म। मान लो पहले सिस्टम में मास का यूनिट क्या ले लिए M1, दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट M2, अब पावर क्या है देखो मास के पावर A। फिर अब हम लेंथ का लेते हैं, पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट L1, दूसरे सिस्टम में लेंथ का यूनिट L2, अब पावर क्या है B। टाइम ले लेते हैं, पहले सिस्टम में टाइम का यूनिट, दूसरे सिस्टम में, अब पावर क्या है, बस यही हो गया इतना, T2 है ना। अरे यहाँ पे देखो ना, पहले सिस्टम में सब U1 दूसरे सिस्टम में 2 अपने से लेना है, समझे, तो उसमें T2 आ गया, पहला टाइम दूसरा टाइम, ठीक है। क्या हाँ समझ आ गया ध्यान रहता कि इधर से उधर देखता, उसे बैक चैन खोलता है, पढ़ने लिखने वाला नहीं, और देखो इधर देखो अभी देखो बैक चैन खोला, फिर कहता नहीं समझ रहा कर क्या रहा है, देखो नहीं इधर एकदम इधर अब देखो इसी चीज को लिखते हैं, देखो N2 का मतलब क्या हुआ इधर देखो इधर, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ ना जी, क्या मुझे फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसमें N2 का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू का मान। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसे, पहले सिस्टम में। M1 का मतलब क्या हुआ, मास का वैल्यू किस सिस्टम में, पहले सिस्टम में। M2 का मतलब क्या हुआ, मास का वैल्यू किस सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में। L1 का मतलब क्या हुआ, लेंथ का यूनिट किस सिस्टम में। L2 का मतलब क्या हुआ, लेंथ का यूनिट दूसरे सिस्टम में। T1 का मतलब क्या हुआ, टाइम का यूनिट पहले सिस्टम में। T2 का मतलब क्या हुआ, टाइम का यूनिट दूसरे सिस्टम में। सिंपल सा बात है। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके आप कैसा सवाल पूछे, एक सवाल तो हम पहले ये सब आया हुआ था, देखो ये दोनों आया था और एक और आया था, बताए थे ना, बनाए थे ना, नहीं बनाए थे क्लास में, नहीं देखिए सभी डालते हैं, हमने वीडियो भी बना दिया, इसको पढ़ेगा ही नहीं, जैसे यहाँ घर पे पढ़ाए, यहाँ पढ़ा देंगे क्लास में, उसको बोलेंगे घर से पढ़कर तो 7 कॉपी किताब, इस पे इतना लंबा सवाल बनाया होगा, ये कहता कि नहीं बनाया होगा, यहाँ नहीं दिखाया बना होगा, बना के तुमको पहले नहीं बनाया हुआ है, चेक करवा वीडियो खोल के, तो वहाँ नहीं है बना हुआ, बता तो रहे हैं उसको, हाँ तो वही नहीं है तो कभी है सब बकलोल है, तो समझ में आया जी, सब पढ़ता लिखता नहीं, ये समझ में। अब देखो इस पे कैसा सवाल आता है, घर पे पढ़ाई करो, टेस्ट में आता है 1 नंबर 2 नंबर, पढ़ता ही नहीं, कॉपी पलट के देखो 2-3 क्लास पहले ये हमने बताया हुआ है, बड़ा इससे भी बड़ा सवाल बताया हुआ, इसी चीज को यूज करते हुए बोले देखिए परीक्षा में बार-बार आता है इस फॉर्मूला पे, और तुम जब कॉलेज में जाएगा परीक्षा देने यही पूछ देगा, छोड़ के आएगा क्वेश्चन, पढ़ता ही कैसे नहीं आएगा। देखो सिस्टम, पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट 1 न्यूटन SI मीटर फोर्स। देखो ये न्यूटन क्या है, सबसे पहले बार न्यूटन क्या होता है, फोर्स का SI मात्रक, न्यूटन क्या होता है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 न्यूटन जो है जो SI फोर्स का माना जाता है, इसको बदलना है, किसमें बदलना है, डाइन में, किसमें बदलना है, डाइन में, किसमें बदलना है, हम लोग पहले बता चुके, न्यूटन जो होता है फोर्स का SI मात्रक होता है, और डाइन जो होता है फोर्स का CGS मात्रक होता है। ये भी एक बॉक्स बनाए हुए थे बड़ा सा, उस बॉक्स में लिखा हुआ था कि फोर्स का SI सिस्टम में क्या यूनिट होता है, न्यूटन, और CGS सिस्टम में क्या यूनिट होता है, डाइन। मतलब ये समझाए थे कि ये 1 न्यूटन किसको कहता है और 1 डाइन किसको कहता है। तो इसमें करना क्या है कि 1 न्यूटन को हमको बदलना है डाइन में, किससे बदलना है, यानी सोचो 1 न्यूटन किस में है, SI सिस्टम में, SI सिस्टम, और SI सिस्टम को बदलना है किस में है, CGS सिस्टम। तो ये वाला कंसेप्ट यूज होगा, कोई भी चीज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलते हैं कैसे, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, समझ में आ रहा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ फोर्स, सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन आना चाहिए इस टाइप में। तो देखो ना अब ये बोर्ड पे लिखा है ना, देखो ना फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T-2,
तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, देखो इधर M1L1T-2 लिख दिए। उसके बाद देखो देयरफॉर मान लो कि N1U1 जो है किस सिस्टम में है, SI सिस्टम में, किसमें है, और N2U2 किस सिस्टम में, CGS में, किसमें है, देखो लिखा है ना N1U1 N2U2 कॉरेस्पॉन्ड टू SI। N1U1 SI को बता रहा है और N2U2 किसको बता रहा है, CGS को। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में बदलना है, ठीक है। तो देखो ये वाला फार्मूला, देखो ये बोर्ड पे लो, ये वाला फार्मूला N2 क्या लिख लिए, N2 बराबर क्या लिखा हुआ N1। अब देखो पहले सिस्टम में मास का यूनिट क्या मान लिए M1, दूसरे में M2। और मास का पावर कितना है, देखो ना इधर एक लिख लिए। पहले सिस्टम में लेंथ का यूनिट L1, दूसरे सिस्टम में लेंथ का यूनिट L2। लेंथ का पावर कितना है, देखो पहले सिस्टम में टाइम का यूनिट T1, दूसरे सिस्टम में कितना पावर है -2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो मास का यूनिट SI सिस्टम में क्या होता है, मास का यूनिट M के सिस्टम में SI सिस्टम में क्या होता है, किलोग्राम। और CGS सिस्टम मतलब M2 है CGS सिस्टम में, उसमें क्या होता है, ग्राम। नीचे में ग्राम लिख दिए, ठीक है। इधर देखो लेंथ जो होता है ऐसा सिस्टम यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर लिख दिए। L2 मतलब हुआ CGS सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, और टाइम का तो तुमको दोनों सिस्टम में क्या होता है, सेकंड। यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड। अब पावर में क्या लिखे -2। अब देखो इसको, देखो ये किलोग्राम और ग्राम है, क्या किलोग्राम से ग्राम कभी कट सकता है, दोनों किलोग्राम रहेगा तो कट जाएगा, दोनों ग्राम रहेगा तो कट जाएगा। एक दिशा बना दो, तुमको पता है ना 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम। क्या लिख देंगे, तो ग्राम से ग्राम कट गया, क्या बच गया 1000। देखो 1 गुना 1000, समझ रहा है। यहाँ पे देखो मीटर और सेंटीमीटर, क्या मीटर सेंटीमीटर आपस में कटेगा, कभी नहीं कटेगा। मीटर से मीटर कट सकता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, लेकिन मीटर सेंटीमीटर कभी नहीं कटेगा। एक ही सेम चीज आपस में कट सकता है। तो मीटर को हम क्या कर सकते हैं, तुमको पता है ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 100 सेंटीमीटर। देखो ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, यहाँ क्या बचा 100 गुना 100, समझ में आया। यहाँ देखो सेकंड से सेकंड कट गया, हाँ ऊपर में -2 है तो वैल्यू कितना होगा 1, ये पूरा हो गया 1 गुना 1। अब देखो 1 गुना 1000 है, 100 है, तो कितना हुआ 10 के पावर 5, कितना हो गया। हाँ देखो ये किसके बराबर था, N2 क्या है, देखो ये जो था N2 जो है N2 मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखो N2 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू का मार्क। और देखो ये जो 1 न्यूटन जो है किसके बराबर आ गया, ये 10 के पावर 5 क्या है, डाइन है, क्या है। तो यानी 1 न्यूटन में आ गया 10 के पावर 5 डाइन। यही पूछ रहा था कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये पूरा। और ये फार्मूला काफी इस्तेमाल होता है, तुम आज के बाद दिमाग में बैठा लो कि फिजिक्स में कि 1 न्यूटन कितना डाइन को बोलते हैं, सेकंड, दोनों सेकंड है ना। देखो यहाँ मीटर L1 क्या है, L1 है ऐसा सिस्टम वाला, ऐसा सिस्टम है MKS सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर लिख दिए। L2 क्या है, CGS सिस्टम डाइन वाला, तो उसमें लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। आप समझना है ना। अब देखो तो यानी 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन आ गया, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है फिजिक्स में, तुमको आज के बाद याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। तुमको बोलेगा प्रूव करके दिखाओ, कैसे आता है यूनिट डायमेंशन, कैसे कर सकते हो। इसी टाइप का तुमको सवाल में पूछेगा परीक्षा में, इस फार्मूला पे यूज करके सवाल पूछता है ना, कई बार आता है, बार बार आता है कि एक सिस्टम में दिया रहेगा, अगर दूसरे सिस्टम में हम तुमको क्या बता दो, अब हमको याद आ गया, हम जो सवाल बनवाए ना यहाँ पे, अभी बोला था नहीं, अभी डायरेक्ट ही याद आ गया। देखो हम तुमको एक सवाल बनवाए थे, कैपिटल जी, याद करो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट याद आ गया। कैपिटल जी का मान SI सिस्टम में 6.65 गुना 10 के पावर -11 होता था, और उसको बोले थे कि CGS सिस्टम में बताओ कितना होता है। तो इसी चीज को हम इस्तेमाल करके वो सवाल बनवाए थे, समझा। हाँ इसी चीज को इस्तेमाल करके हमने बनाया था, समझा। इसी चीज को इस्तेमाल करके हमने बनाया था। पर अगर गवार जैसा रहता है तो कहाँ से तुमको पता चलेगा। देखो बिगिनर बॉक्स का सवाल देखो, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया हुआ है कैपिटल जी का, इसमें पूछ रहा है CGS में। तो इसी चीज को इस्तेमाल, ये सेम सवाल नहीं है, इसी चीज का इस्तेमाल करके पूरा सवाल बनाया, कर नहीं बनाया। तो बता शंका को कौन समझाएगा, पागल आदमी, समझा। चिन्ह आपको कॉपी चेक करवा देंगे, तुमको कॉपी पूरा वीडियो दिखा देता अभी लास्ट में जाने बाकी। तो ये समझ में आ गया, अरे समझ में आया। तो इसी टाइप का आपको सवाल आएगा, ठीक है।
देखिए अभी हम आपको एक चैप्टर में ले जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है यूनिट्स, डायमेंशन, एरिया एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर आता है, क्लास 11वीं क्लास में। आपको इससे पहले फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ाया गया। एक है बेसिक मैथमेटिक्स जिसका इस्तेमाल पूरे 11th-12th में होता है। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है आपको फिजिकल वर्ल्ड, है ना, जो पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसका नॉलेज रहना जरूरी है। तो 2 चैप्टर जिस किसी भी स्टूडेंट का किसी कारण से अगर छूट गया तो उसको फिर से मौका मिलेगा, जब हम आपको एक्स्ट्रा क्लास देंगे, रिवीजन करवाएंगे, नोट्स को भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाएगा। और तीसरे नंबर चैप्टर पर भी जो हम आपके बीच पढ़ा रहे हैं यूनिट, डायमेंशन, एरिया मेजरमेंट, है ना। देखिए यूनिट, डायमेंशन, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, जो पहले बता चुके। एरिया मतलब क्या होता है, फिजिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे चीज का मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उसमें उससे बहुत सारा गलती होता है, त्रुटि होता है, उसको सुधार भी किया जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ऐसा, यहीं से रियल फिजिक्स शुरू होता है। ये जो चैप्टर है फिजिक्स सही मायने में 11वीं क्लास का यहीं से शुरू होता है। समझे, अगर 1 साल का अगर क्वेश्चन बनाया जाए 11वीं क्लास का, तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। नीट का जो एग्जाम होता है, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, हर साल इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर से तुम जो कॉलेज का परीक्षा देने जाओगे उसमें देखना बहुत क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो ये चैप्टर जो है, इसमें एक एक कंसेप्ट को अगर तुम बढ़िया से समझ लोगे, जो हम लिखा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आता है। और इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी गलती नहीं होता है, एकदम आसान रहता है क्वेश्चन। ना तुमको नोट्स कॉपी में हम पढ़ा दे रहे हैं, जितना भी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा तुमको प्रैक्टिस बढ़िया से रहेगा, पूरा याद रहेगा। तो कहीं भारी से भारी परीक्षा में जाओगे, बैठोगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होगा। इस चैप्टर का खास बात है, समझ आ रहा है कि नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन आता है। बशर्ते तुमको चीज आना चाहिए जो क्लास में पढ़ाया गया है। एक लेक्चर तुमको पढ़ा रहना चाहिए, कभी भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए। इस क्लास में जिसका किसी पीछे क्लास छूटा हुआ है वो हम करवाएंगे। देखिए पीछे जो पढ़ाए थे, हम बताते कि डायमेंशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशन है, बताते ना जी। तो एक एप्लीकेशन तो कल बता दिए। देखिए दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। मान लो तुमको परीक्षा में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई इक्वेशन दिया रहेगा, फिजिक्स में फार्मूला दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, तो तुमको पूछेगा बताओ ये जो रिलेशन दिया है ना, ये जो फार्मूला दिया है सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट मतलब क्या हुआ, सही है कि नहीं। इसके करेक्टनेस को चेक करना है, ये सही है या गलत है। इसको कैसे चेक करेंगे, डायमेंशन से। कैसे चेक करेंगे, ये डायमेंशनली सही है कि नहीं, है कि नहीं। डायमेंशन से हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी फिजिक्स में रिलेशन हमको दिया रहे, 11th-12th क्लास में जितने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ेंगे, कोई भी फार्मूला उठा के दे दे, कैसे चेक करेंगे, डायमेंशन के बेसिस पे कि रिलेशन सही है या गलत है ना। तो उसको कैसे चेक करते हैं, तो देखो, if in a given relation the terms on both sides have same dimensions, the relation is dimensionally correct. This is known as the principle of homogeneity of dimension. कारण मान लो तुम जानते हो ना, मैथ पढ़ा होगा, मैथ में एक LHS होता है, एक RHS होता है। देखो ना, जानते हो ना, ये मैथ में क्या होता है, LHS RHS, नाम सुने हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वो एक तरफ रहता है, वो एक तरफ। तो फिजिक्स में भी जो फॉर्मूला आता है, जो रिलेशन आता है, उसमें भी एक तरफ बाएं साइड वाला को क्या बोलेंगे, LHS, दाहिना साइड वालों को क्या बोलेंगे, RHS। तो हमको चेक करना है कि कोई इक्वेशन जो दिया है वो डायमेंशनली सही है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। इसके लिए चेक करेंगे कि LHS में जो चीज दिया है उसका भी डायमेंशन होगा, और RHS में जो चीज दिया उसका भी डायमेंशन होगा। दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, अगर LHS में जो चीज दिया है, RHS में जो चीज दिया, दोनों का डायमेंशन अगर सेम आ गया तो समझ जाओ वो जो दिया हुआ रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्या है, डायमेंशन के बेसिस पे सही है। अगर सेम नहीं आया तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मतलब गलत है। समझा। और ये जो प्रिंसिपल होता है चेक करने वाला, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी होमोजेनिक डायमेंशन की होमोजेनिटी का सिद्धांत, डायमेंशन की होमोजेनिटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पूछेगा परीक्षा में तुमको परिभाषा लिखने की, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डायमेंशन का क्या होता है, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो मतलब किसी क्वेश्चन को डायमेंशन करेक्ट तब मानेंगे जब उसका LHS और RHS में जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए। आप इस पे एक क्वेश्चन बना रहे हैं, पीछे ये जो चीज दिया हुआ है ना, इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, और इस परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, तो इसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन। यहाँ पे एक रिलेशन दिया, देखो यहाँ ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये तुमको परीक्षा में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट L/G। क्या लिखा हुआ है,
टी इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। ये फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, ये अभी तुम पढ़ा नहीं है लेकिन तुमको पढ़ने को मिलेगा आगे 11वीं क्लास में। एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, उस चैप्टर में ये फॉर्मूला आता है। तो अभी तुमको तो चैप्टर पढ़े नहीं हो, बस इस चैप्टर में ये फॉर्मूला दिया हुआ है और तुमको ये पता लगाना है ये जो फॉर्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करके बताओ। यहाँ लिखा है फॉर ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके इसको चेक कीजिए ये सही है कि गलत है। तो क्या बोले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे कि LHS और RHS पता लगाएंगे। देखिए ये इक्वेशन का बायां साइड है, बायां साइड है, नहीं इधर देखो, इधर इसको क्या बोलेंगे LHS, क्या बोलेंगे, ये सब क्या हो गया RHS, क्या हो गया। तो इधर का जो LHS का जो डायमेंशन होगा और RHS का जो डायमेंशन होगा दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम आ जाए तो समझ जाना ये जो रिलेशन है दिया हुआ रिलेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, क्या है। तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं, यही तुम्हारा रिलेशन है। टी इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, टी, क्या है जी, टी का मतलब हुआ टाइम पीरियड, क्या हुआ, टी का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब टाइम, समय। देखो क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। LHS का डायमेंशन किसके बराबर होगा, टी के डायमेंशन के बराबर, तो टी में LHS में टी है। आप तुम सोचो, हम तुमको बताए थे कल के क्लास में भी डायमेंशन निकालना सिखाया नहीं है, सिखाएंगे पूरे 11वीं और 12वीं में कौन कौन सा फॉर्मूला आता है। लेकिन अभी इतना बस जानो कि डायमेंशन में 3 चीज आता है, ब्रैकेट के अंदर लगता है MLT, क्या बताए थे, डायमेंशन में क्या क्या चीज आता है, M, L और T। तो चलो T का डायमेंशन में देखते हैं, लिख देंगे ऐसे अपने आंख मूंद के लिख देंगे MLT अपने आप, ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, डायमेंशन लिखने में लिखा जाता है। बताओ टाइम में सिर्फ समय ना आएगा, अरे टाइम में सिर्फ समय आएगा ना, क्या मास कुछ आएगा, मास के पावर क्या होगा 0, क्या टाइम में लंबाई आएगा, तो लेंथ के पावर क्या होगा, टाइम में टाइम आएगा तो टाइम के पावर क्या होगा। तो यानी LHS का डायमेंशन जो T के बराबर था किसके बराबर हो गया, M0 L0 T के पावर में। समझ में आ रहा, अरे समझ में आया तुमको, नहीं आया, बोले ना। देखो अब ये LHS का कहानी खत्म, अब हम चेक कर लेते हैं RHS का। RHS का देखते हैं डायमेंशन क्या है, बाद में देखेंगे दोनों का सेम आया कि नहीं। तो देखो लिखा है डायमेंशन ऑफ RHS, देखो RHS का डायमेंशन क्या, पहले बात देखो 2 पाई, यहाँ पे एक टर्म आया 2 पाई। तो देखो कभी भी कोई संख्या है ना, आज के बाद याद रख लो, आगे भी बताएंगे, संख्या का डायमेंशन नहीं होता, कोई फिक्स नंबर होता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका कोई डायमेंशन सुझाव, किसी भी संख्या का डायमेंशन कभी नहीं होता, वो डायमेंशनलेस होता। तो क्या है 2 का कोई डायमेंशन होगा, पाई, पाई का भी मान होता है 22/7 या 3.14, क्या इसका भी कोई डायमेंशन होगा, फिक्स वैल्यू जो भी होता है उसका कोई डायमेंशन, यानी 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पे लिखे हैं 2 पाई डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। जो भी होगा किसका होगा डायमेंशन, L/G का, किसका होगा, L/G का होगा, रूट है, रूट का मतलब 1/2, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, L/G का डायमेंशन होगा। तो ये देखो RHS का डायमेंशन किसके बराबर होगा, L मतलब हुआ लंबाई, डायमेंशन ऑफ लेंथ है ना, बट्टा डायमेंशन ऑफ G। G क्या होता है, एक्सेलरेशन, G का पूरा नाम क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नौमा क्लास में तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, गुरुत्वाकर्षण, याद है, उसमें तुमको टीचर बताया होगा स्मॉल g, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका कितना ले लेते हैं, लगभग 10 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान ऐसा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका लगभग मान 10 होता है। तो एक तरह का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं, तो देखो यानी लेंथ का डायमेंशन बटा एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा RHS का डायमेंशन। तो बताओ लेंथ का डायमेंशन में क्या होगा, L ही आएगा, अरे लेंथ का डायमेंशन L ही आएगा ना। अच्छा एक्सेलरेशन, चलो एक्सेलरेशन जो तुम नौमा क्लास में पढ़े हो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझते थे नौमा में, देखो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम, याद करो 9th क्लास का, कि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, अरे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। हाई सो वेग को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, आप पहले से टाइम होता है गुना में, समझ आ रहा ना। देखो A इक्वल टू V/T, यानी त्वरण बराबर वेग बटा समय, 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, आगे भी पढ़ाया जाएगा। और V को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, टाइम पहले से तो गुना में। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, लंबाई, तो L, T 2 बार है तो T स्क्वायर था। देखो लेंथ का डायमेंशन ऊपर में क्या हो गया, यहाँ पे L है, ये देखो L/T स्क्वायर है, L/T स्क्वायर है, नीचे वाला
ठीक है, तो एल टी स्क्वायर के ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा टी माइनस टू, एल टी माइनस टू हो गया। अब उसके पावर क्या है 1/2, ये रूट जो है, रूट है ना, ये 1/2 रूट का हटा देंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा। अब देखो इधर तुम्हें सोचो, ये एल से एल कट गया, देखो ये भी एल, एल भी एल से एल कटा, और ये नीचे में जो t माइनस टू है, t के पावर -2 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो t के पावर 2 हो जाएगा, और t के पावर 2 हो जाएगा, और इसके पावर क्या है 1/2। अब तुम ही सोचो t स्क्वायर है, अब बगल में 1/2 है, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया खाली, क्या बच गया खाली, t मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, क्या टाइम के डायमेंशन में मास कुछ होगा, मास के पावर 0, लेंथ होगा क्या, तो जो टाइम तो होगा ना, टाइम को करो, यानी देखो RHS का भी डायमेंशन क्या आ गया t, और इधर LHS का भी डायमेंशन क्या है, आ गया दोनों बराबर। अभी देखिए LHS का भी डायमेंशन t के बराबर था, m0l0 t के पावर 1, RHS का भी डायमेंशन t के बराबर आ गया, m0l0 t के पावर 1, यानी पता यहाँ से क्लियर हो गया, ये जो रिलेशन है t = 2 पाई × √L/g, सिंपल पेंडुलम का जो इक्वेशन है टाइम पीरियड का, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी टाइम का डायमेंशन है, राइट हैंड देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी टाइम का डायमेंशन है, राइट हैंड साइड में टाइम का, दोनों का डायमेंशन बराबर है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी का जो सिद्धांत है यहाँ पे लग चुका है, और ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे लगा दिया ना, जैसे LHS में है RHS में, दोनों का डायमेंशन क्या हो गया आपस में सेम हो गया, यानी ये जो दिया हुआ इक्वेशन है सही में डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है देखो यहाँ पे लिखे यही पॉइंट लिख दिए, since the dimensions are same on both side, दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, the relation is correct, इसलिए कहेंगे रिलेशन का परीक्षा में पूछेगा ये रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट, तुमसे कई बार ऐसा दूसरा भी फार्मूला दे देगा परीक्षा में, पूछेगा ये जो दिया हुआ रिलेशन है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट, चेक कर पाओगे, अरे चेक कर पाओगे, तो ये हो गया तुमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, परीक्षा में लिखना, इस पे सवाल बनाने के लिए हो सकता है।